एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग अपने चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और हमने शुरू किया था आपका चैप्टर वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज़ योर गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। अब जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने एक पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर किया। हमने देखा कि पहले जो है किस प्रकार से समाज में स्त्रियों के ऊपर पाबंदी थी, पढ़ने के ऊपर लेकर फिर घर के बाहर जाना, या फिर सती प्रथा देखी हमने, विडो रीमैरिज देखी। ठीक है, तो हमने दो युगों को कंपेयर किया था। और उसके बाद फिर हमने कुछ रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने राजा राम मोहन राय देखा कि उन्होंने कैसे ब्रह्म समाज की स्थापना की और सती प्रथा को रोकने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। अंततः उसको बैन भी कर दिया गया। और उसके बाद हमने बाकी और भी रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ा, और अब हम कंटिन्यू करते हुए देखेंगे और किन किन लोगों ने जो है इस रिफॉर्मिंग सिस्टम में अपना योगदान दिया। तो अभी हम आज पढ़ेंगे आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। सो टॉपिक इज़ गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। जैसे कि आपको पता है कि उस ज़माने में जो है लड़कियों को स्कूल जाने की परमिशन नहीं थी। तो अभी इसमें जब आपके रिफॉर्मर्स यानी जो समाज सुधारक थे, तो उन लोगों को ऐसा लगा कि लड़कियों के लिए जो शिक्षा है वो बेहद ज़रूरी है, ताकि उनकी जो स्थिति है उसको जो है इम्प्रूव कर सकें। यानी शिक्षा अगर हम स्त्रियों को देंगे, जब लड़कियां शिक्षित होंगी उसके बाद ही उनकी दशा में सुधार हो सकता है। क्योंकि उनकी दशा बहुत अच्छी नहीं थी उस टाइम। पढ़ने ना देना, घर की चारदीवारी में कैद रहना, छोटी उम्र में शादी हो जाना, फिर अगर पति की मृत्यु हो जाए उसके पश्चात उसको अपने पति के डेड बॉडी के साथ उसको ज़िंदा जलाना, सती प्रथा। और या फिर अगर वो विधवा रह जाती है और सती नहीं होती किसी कारणवश, तो उसके बाद वो दोबारा पुनर्विवाह नहीं कर सकती और जीवन भर वो तमाम बंदिशों में घुट-घुट कर अपना जीवन जो है बिता देती थी। तो उनको लगा कि इन सब स्थितियों से उबारने के लिए एक ही विकल्प है, वो है इनके लिए शिक्षा। तो अभी कलकत्ता में जो विद्यासागर जी थे और इसके अलावा जो बहुत सारे समाज सुधारक थे, ठीक है, इन लोगों ने जो है स्कूल्स खोले लड़कियों के लिए। तो ये बम्बई की बात कर रहे हैं। सो इन बॉम्बे दे सेट अप स्कूल फॉर गर्ल्स एंड when द फर्स्ट schools were opened in the mid 19th century। अब ये मध्य 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं कि उस वक्त जब स्कूल खुले लड़कियों के लिए, तो लोगों के मन में जो है एक डर था, है ना, कि लड़कियों के लिए स्कूल खुल गया। तो उनको लगा कि अब जब लड़कियां स्कूल जाएंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि वे जो है घर के कामों से भागें, क्योंकि घर के काम जो घर में रहेगा वही करता है। तो लड़कियां जब स्कूल नहीं जाती तो नेचुरली वो घर के सारे काम करती थी, तो अब वो स्कूल जाएंगी तो घर के काम कौन करेगा? ठीक है, हाउ दे विल डू देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज, और कहीं ऐसा ना हो घर से दूर भागें। ओके, सो मोर एवर गर्ल्स हैड टू ट्रेवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस इन ऑर्डर टू रीच स्कूल। और गर्ल्स को जो है स्कूल जाने के लिए भाई बाहर तो निकलना पड़ेगा। ठीक, तो बहुत से ऐसे सार्वजनिक स्थानों से निकलना पड़ेगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से उनके कुछ उनके व्यवहार के ऊपर गलत तरीके का प्रभाव पड़ जाए। तो इनको ऐसे इस प्रकार का एक फीलिंग था कि लड़कियों को जो है बहुत ज़्यादा बाहर जो है सामाजिक जगहों पर जो है सार्वजनिक जगहों पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो थ्रू आउट द 19th century मोस्ट एजुकेटेड वुमेन वेयर टॉट एट होम बाय लिबरल फादर्स और हस्बैंड्स। क्योंकि इस प्रकार की एक थिंकिंग थी लड़कियों के बारे में कि कहीं ऐसा ना हो कि घर छोड़ के निकलें तो घर से ही दूर हो जाएं और उनके कुछ बिहेवियर पे गलत असर पड़े। तो इसीलिए कुछ इस प्रकार के लोग थे, पुरुष वर्ग थे, कुछ बच्चियों के पिता थे या जो हस्बैंड्स थे, जो कुछ विचार के खुले थे। तो उन लोगों ने सोचा कि अच्छा ठीक है, अगर शिक्षित ही करना है तो उन लोगों ने जो है औरतों को खुद ही घर में रख के पढ़ाना शुरू कर दिया। तो इसमें आपने राशि सुंदरी देवी के बारे में पढ़ा होगा। ठीक, किस प्रकार से जो है कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनको पढ़ाने वाला कोई नहीं था, तो उन्होंने खुद को खुद से शिक्षित किया। तो इसीलिए उन्होंने राशि सुंदरी देवी की चर्चा की यहाँ पे कि किस प्रकार से उन्होंने मोमबत्ती की जलती हुई रोशनी में, अंधेरे में, वो रात के टाइम उन्होंने अपने आप को शिक्षा खुद दी थी। ठीक है, अब देखिए, अब बाकी जब हम आगे-आगे बढ़ते जाते हैं और तो जो स्कूल खुले थे लड़कियों के लिए, ओके, सो दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय आर्य समाज इन पंजाब एंड ज्योतिराव फुले इन महाराष्ट्र। अब लड़कियों की शिक्षा के लिए जिन लोगों ने काम किया, तो सबसे पहले तो पंजाब में जो है आर्य समाज था। ठीक है, तो आर्य समाज ने पंजाब में लड़कियों के लिए स्कूल खोला, और फिर महाराष्ट्र में किसने ये काम किया था, वे करने वाले थे आपके ज्योतिराव फुले। अब इसमें जो मुस्लिम वर्ग था,
तो उसमें जो बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी विचारों के थे। ओके, एरिस्टोक्रेटिक का मतलब होता है जो बहुत ही परंपरावादी रूढ़िवादी विचारों के होते हैं, जो कि उत्तरी भारत में रहा करते थे। तो यहाँ पे जो है जो औरतों को शिक्षा दी जाती थी, तो उसमें इनको क्या पढ़ाया जाता था? दे लर्न टू रीड द कुरान इन अरेबिक। उनको सिर्फ कुरान पढ़ाई जाती थी अरेबिक भाषा में। ओके, एंड दे वेयर टॉट बाय वुमन हु केम होम टू टीच। अब इनको पढ़ाता कौन था? वे औरतें जो इनको पढ़ाया करती थी, वे घर आती थी। ओके, so some reformers such as Mumtaz Ali reinterpreted verses from the Quran to argue for women's education. अब इसमें कुछ मुस्लिम संप्रदाय में भी समाज सुधारक थी, तो उसमें इन्होंने मुमताज़ अली का जिक्र किया है। तो इन्होंने जो है कुरान से कुछ इस प्रकार के वर्सेस उठाए थे, जिसको इन्होंने दोबारा से क्या किया था, उसको रीइंटरप्रेट किया था। और उन्होंने वुमेन्स की एजुकेशन के ऊपर जोर दिया था कि औरतों को जो है शिक्षा देना बेहद ज़रूरी है। तो अब इस संदर्भ में जो है आपकी जो पहली उर्दू नॉवल थी। ओके, सो द फर्स्ट उर्दू नॉवल बिगैन टू बी रिटन फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। ठीक है, अभी हमने देखा कि मध्य 19वीं शताब्दी से किस प्रकार से आपका चीज़ें बदलनी शुरू हो गई, और 19वीं शताब्दी का अंत आते आते जो है आपका जो उर्दू नॉवल जो है उसकी लिखावट जो है वो शुरू हो गई थी। So, amongst other things, they were meant to encourage women to read about religion and domestic management in a language they could understand. अब उर्दू में जो नॉवेल्स लिखी जाती थी, इनकी मंशा क्या थी, लिखते क्या थे? तो इनमें जो है नॉवेल्स में जो औरतें थी उनको जो है उत्साहित किया जाता था, बताया जाता था कि आप अपने धर्म के बारे में जानिए, और आपके जो घरेलू कामकाज है, मैनेजमेंट है, उसके बारे में पढ़िए। तो उनको उसी लैंग्वेज में बताया जाता था जिससे कि वो उसको समझ सकें। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका वुमन राइट अबाउट वुमन। यहाँ पे जहाँ पे औरतों ने खुद औरतों के बारे में लिखना शुरू किया। अभी हम आपका ये फिगर 6 थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें आपको क्या दिया जा रहा है। नाउ सी, दिस इज अ पिक्चर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ हिंदू महिला विद्यालय 1875। ठीक है, 1875 में आपका हिंदू महिला विद्यालय खुला था, तो वहाँ की लड़कियां जो वहाँ पढ़ने जाती थी, वहाँ पे तस्वीर दी हुई है। सो व्हेन गर्ल्स स्कूल्स वे फर्स्ट सेटअप इन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहला स्कूल खुला था, then it was generally believed that the curriculum for girls ought to be less taxing than that for women. ठीक है, तो जब ये स्कूल खोला गया, तो इसमें इस बात का पूरा ध्यान दिया गया कि जो जो करिकुलम है, जो भी उनको पढ़ाया जाने वाला है, उसमें जो है बॉयज़ की अपेक्षा इसमें टैक्स जो है वो कम लिया जाएगा। एंड द हिंदू महिला विद्यालय वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशंस टू प्रोवाइड गर्ल विद द काइंड ऑफ लर्निंग दैट वॉज यूजुअल फॉर बॉयज़ एट दैट टाइम। ठीक है, तो ये पहला विद्यालय था, हिंदू महिला विद्यालय, जो एक ऐसा पहला इंस्टीट्यूट था जिसने लड़कियों को बिल्कुल उसी प्रकार की शिक्षा दी जो कि लड़कों को उस वक्त दी जाती थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे औरतों ने खुद औरतों के बारे में लिखा। सो फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी, अब देखिए अब 20वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। अब 20वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या हुआ? अब आपकी जो कुछ मुस्लिम वर्ग की महिलाएं थीं, जैसे कि आपकी बेगम्स ऑफ भोपाल। ओके, दे प्लेड अ नोटेबल रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन अमॉन्ग वुमेन। तो बेगम जो थी आपकी भोपाल की, उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका अदा की औरतों को शिक्षित करने के लिए। दे फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़। ठीक, इन्होंने स्कूल खोला, प्राथमिक विद्यालय खोला अलीगढ़ में। और दूसरा एक बहुत ही रिमार्केबल जो एक काम था औरतों के लिए, वो बेगम रुकैया शेखावत हुसैन की बात की जाती है यहाँ पे। तो जो बेगम रुकैया शेखावत हुसैन थी, उन्होंने जो है स्कूल खोला था मुस्लिम गर्ल्स के लिए पटना में और कलकत्ता में। देखिए अक्सर पूछा जाता है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, शी स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कैलकाटा। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज शी वॉज अ फियरलेस क्रिटिक ऑफ कंजर्वेटिव आइडियाज। अब बेगम रुकैया शेखावत जो थी, उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा एक बहादुर महिला थी, वो डरती नहीं थी, और जितने भी कंजर्वेटिव आइडियाज़ थे, यानी जो बहुत ही रूढ़िवादी और पुराने विचारों के होते थे, उनकी बहुत खुल के आलोचना किया करती थी। वो डरती नहीं थी अपनी बात कहने से। एंड आर्गुइंग दैट रिलीजियस लीडर्स ऑफ एवरी फेथ अकॉर्डेड एन इन्फीरियर प्लेस टू वुमेन। अब इनका विचार ऐसा था कि चाहे कोई भी धार्मिक संप्रदाय हो, कोई भी हो, तो उसके जो भी लीडर्स होते हैं धार्मिक संप्रदायों के, चाहे कोई भी आपका धर्म उठा लो, तो उनके अंदर जो है औरतों के प्रति एक प्रकार की इन्फीरियर फीलिंग होती है, मतलब वो औरतों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। ठीक है, सो बाय द 1880s इंडियन वुमेन बिगैन टू एंटर यूनिवर्सिटीज़। अब देखिए इतने प्रयासों के बाद, इतने समाज सुधारक जब इतने प्रयास कर रहे हैं और खुद जो उस
दयनीय अवस्था में हैं, वे जब खुद हाथ-पाँव मार के उस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतने प्रयासों के बाद जब औरतों का स्कूल जाना शुरू हुआ, तो 1880 से फिर जो है औरतों ने यूनिवर्सिटीज़ में भी जाना शुरू कर दिया, ओके? अब उसके बाद कुछ लोग जो हैं डॉक्टर्स की ट्रेनिंग लेने लग गईं, कुछ लोग टीचर्स बन गए। देखिए किस प्रकार से जो है आपकी जो एक विकास की धारा थी वो बह निकली थी। So many women began to write and publish their critical view on the place of women in society. अब इस बीच में कुछ औरतों ने लिखना शुरू कर दिया, ठीक है? अपने जो उनके व्यू थे, जो विचार थे कि भई औरतों की जो दशा है, एक स्थान है जो समाज में किस प्रकार से वो निचले तबके का है और कैसे उसकी स्थिति जो है वो बराबर की नहीं है। अब इसमें ये लोग फिर बात कर रहे हैं आपका ताराबाई शिंदे का, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप प्लीज़ मार्क कर लीजिए, क्वेश्चंस में आता है। ताराबाई शिंदे जो हैं, a woman educated at home at Pune published a book स्त्री पुरुष तुलना। ठीक है, प्लीज़ आप इस पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। तो ताराबाई शिंदे जो हैं, इन्होंने घर में ही पढ़ाई की थी पूना में, और इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नाम की एक किताब लिखी थी। तो इसका मतलब क्या था? इन्होंने औरत और स्त्री और पुरुष के बीच में एक तुलना की थी, ठीक है? क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो बुक थी स्त्री पुरुष तुलना, वो किसने लिखी थी? तो ताराबाई शिंदे ने। और ये किसके बारे में थी? तो इस बुक में इन्होंने जो है, जो एक सामाजिक भेदभाव था स्त्री और पुरुष के बारे में, उसके ऊपर इन्होंने जो है अपना विचार रखा था। ओके, नाउ सी, और नेक्स्ट आपकी हैं, बात कर रहे हैं पंडिता रमाबाई की। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अपने इम्पॉर्टेंट मार्क में डालिएगा। पंडिता रमाबाई, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत। ठीक है, संस्कृत की बहुत बड़ी ज्ञानी थी ये। एंड शी फेल्ट दैट, इनके विचार क्या थे कि हिंदुज़्म जो है, जो हिंदू धर्म है, ये औरतों के प्रति जो है बहुत ही ऑप्रेसिव बिहेवियर है इसका, यानी शोषण शोषण किया जाता है हिंदू धर्म में औरतों का। और उसी के तहत इन्होंने किताब लिखी थी, और वो किताब थी जो अपर कास्ट हिंदू वुमन होती हैं, यानी जो बहुत ऊंचे कास्ट की माने वाली जाने वाली जो हिंदू औरतें होती हैं, उनकी जो है ज़िंदगियाँ किस प्रकार से बहुत ज़्यादा दयनीय होती है। तो इसके ऊपर इन्होंने किताब लिखी थी। And she founded a widows' home at Pune to provide shelter to widows who had been treated badly by their husbands' relatives. Here, women were trained so that they could support themselves economically. ठीक है, तो इन्होंने पंडिता रमाबाई ने पहले तो अपने एक किताब लिखी थी जिसमें इन्होंने अपर कास्ट हिंदू वुमन की मिसरेबल लाइफ के ऊपर लिखा, और दूसरा जो है इन्होंने अ, पूना में जो आपकी विधवाएं होती हैं उनके लिए एक शेल्टर हाउस बनाया था, जहाँ पे वो आश्रय ले सकें। ऐसी औरतें जिनके साथ मतलब उनकी मृत्यु, जिनकी जो पति थे वो मर गए थे, उसके बाद जब उनके जो रिलेटिव्स थे वो कैसे उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, या फिर उनके पति अगर जीवित हैं तो वो उनका शोषण कर रहे हैं, तो ऐसी औरतों के लिए इन्होंने एक आश्रय बनाया था जहाँ पे रह सकती थी वो। और इनको इस प्रकार से ट्रेन किया जाता था ताकि वो कुछ पैसे कमा के अपना जीवन जो है वो चला सके। ओके, सो नाउ नीडलेस टू से ऑल दिस मोर देन अलार्म द ऑर्थोडॉक्स। तो अब ये सब जो हो रहा था आपका, ठीक है, जो रिफॉर्मर्स इतनी तेजी से काम कर रहे थे विडोज के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल कॉलेज भेजने का प्रयास करते थे, जो ऑर्थोडॉक्स थे, ऑर्थोडॉक्स मतलब जो पुराने ट्रेडिशनल विचारों के थे, तो उनके कान खड़े हो गए थे। ठीक है, उनको लगा ये तो कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो इसमें जो है कुछ आपके हिंदू राष्ट्रवादी नेता भी थे। ओके, तो उनको भी ऐसे लगता था कि अब ये सब जो चीज़ें हो रही हैं इसकी वजह से जो हिंदू धर्म की औरतें हैं, अब वो पश्चिम पश्चिम सभ्यता जो है उसको बहुत तेज़ी से अपना रही हैं, और इससे हमारा जो हिंदू कल्चर है, ठीक है, वो खतरे में आ गया है। ठीक है, यानी अब इनकी पढ़ाई लिखाई से, और जो घर के बाहर निकल रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही हैं, स्कूलों में पढ़ रही हैं, नौकरियां कर रही हैं, तो इससे अब क्या हो गया, ये अब अपने हिंदू कल्चर को जो है छोड़ रही हैं, और इससे अब इनकी जो एक पारिवारिक मूल्य है अब उस पर खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, अब इसमें जो मुस्लिम भाई जो थे, वो भी जो पुराने विचारों के थे, उनको भी लगा कि हाँ, अब ये जो इस प्रकार से इतनी तेज़ी से स्थितियाँ चेंज हो रही हैं, ये कुछ ठीक है नहीं। ओके, सो नाउ as you can see, by the end of 19th century, women themselves were actively working for reform. ठीक है, तो आप पहले ही चुके हैं कि 19th सेंचुरी के ख़त्म होते होते औरतें खुद ही समाज सुधारक बन के बहुत कुछ जो है अपने ही विकास के लिए काम कर रही थी। तो इसके तहत इन लोगों ने किताबें लिखी, मैगजीन्स एडिट की, ठीक है, स्कूल्स खोले, ट्रेनिंग सेंटर खोले, और औरतों की एसोसिएशन फॉर्म की, मतलब बहुत प्रयास किए औरतों के लिए। और आपकी 20वीं शताब्दी तक आते-आते अब इनकी एक बहुत बड़ी चीज़ हुई, वो थी
कि इन्होंने जो है राजनीतिक प्रेशर ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए। ओके, मतलब अपने राजनीतिक दल, खुद के राजनीतिक दल ऐसे बनाए जो कि एक प्रेशर ग्रुप्स की तरह काम कर सके। प्रेशर ग्रुप्स यानी जो कि आपकी उस वक्त की जो सरकार थी उस पर दबाव बना सके औरतों को उनके अधिकार दिलाने के लिए। ओके, सो दे फॉर्म पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स टू पुश थ्रू लॉज फॉर female suffrage, the right to vote, and better health care and education for women. Some of them joined various kinds of nationalist and socialist movements from 1920s। ठीक है, तो अब इनके जो राजनीतिक दल थे उन्होंने कानून का सहारा लिया। ठीक है, कानून एक बहुत बड़ी शक्ति होती है जिसके तहत आप अपना काम एक ठोस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कानून के तहत जो है फीमेल सफरेज की मांग की। फीमेल सफरेज का मतलब क्या होता है? जहाँ पे औरतों को भी अब वोट देने का अधिकार रहे और उनकी जो हेल्थ है उनके ऊपर अच्छी तरीके से काम हो। यानी होता है ना, जो ट्रेडिशनल फैमिलीज़ हैं वहाँ पे अगर एक लड़का है एक लड़की है तो लड़का अगर बीमार पड़ता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, अच्छी से अच्छी दवाई दी जाती है, फल फूल दूध दिया जाता है। लेकिन जहाँ लड़की है अगर वो बीमार पड़ गई तो उसको हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी नहीं होता है। लोग उसको घर में ही कुछ घरेलू दवाइयाँ दे के ठीक करने की कोशिश करते हैं। इतना ख़ास उसको खाने का न्यूट्रिशन भी नहीं देते। यानी बहुत ज़्यादा लड़कियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है? तो उसको भी उन्होंने एक मुद्दा बनाया कि लड़कियों की हेल्थ पे काम किया जाए और लड़कियों को शिक्षित किया जाए। और इसी के तहत बहुत सी औरतों ने जो है आपका जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था और जो सामाजिक आंदोलन चल रहा था उसमें भी जो उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, 1920 की बात ये आपको बताई जा रही है। अब देखिए, इन द 20th सेंचुरी leaders such as Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose lent their support to demands for greater equality and freedom for women। ठीक है, अब इतने प्रयासों के बाद जो आपके नेता थे जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने भी इनका पूरा बराबर का साथ दिया कि औरतों को भी अब बराबर का अधिकार और आज़ादी जो है वो मिलनी चाहिए। तो ये जो राष्ट्रीय नेता थे इन्होंने इस प्रकार की इनसे प्रॉमिस किया कि आपको भी बराबर का सफ़रेज का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है? मतलब आपको भी वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा। देयर वुड बी फुल सफ़रेज फॉर मेन एंड वुमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है? इन्होंने कहा कि जैसे ही हमको आज़ादी मिलती है, आज़ादी मिलने के बाद आपको बराबर का वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन तब तक उन्होंने कहा लेकिन तब तक आप जो है एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल्स पे आपको है कॉन्संट्रेट करना है। यानी फ़िलहाल आप अंग्रेज़ों को अपने देश से भगाने में आप कॉन्संट्रेट कीजिए और जैसे ही हमको आज़ादी मिलेगी उसके बाद हम आपकी वोटिंग को कंफर्म कर देंगे। ओके, तो अब हम इस बॉक्स को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। वंस अ वुमेन्स हस्बैंड हैड डाइड। ठीक है, अब ये सती प्रथा के बारे में बात कर रहे हैं। अब जैसे अभी हमने देखा था ताराबाई शिंदे जिन्होंने स्त्री पुरुष तुलना लिखी थी। ठीक है, तो अब देखिए उसी की कुछ पंक्तियाँ आपको दी जा रही हैं यहाँ पे। ओके, सुनाओ, इसमें ताराबाई शिंदे लिख रही हैं स्त्री पुरुष तुलना में, इजंट अ वुमेन्स लाइफ एज डियर टू हर एज योर्स इज टू यू। ठीक है, ये पुरुषों से प्रश्न कर रही हैं कि क्या औरतों को अपनी जिंदगियां इतनी प्यारी नहीं होती जितनी कि आपको खुद अपनी हैं। ओके, इट्स एज इफ वुमेन आर मेंट टू बी मेड ऑफ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम मेन ऑल टुगेदर, मेड फ्रॉम डस्ट, फ्रॉम अर्थ और रॉक और रस्टेड आयरन, whereas you and your lives are made from the purest gold। ठीक है, ये तो कहती हैं कि क्या ऐसा है क्या कि जो औरतें हैं वो जो है पत्थर की बनी हुई हैं या फिर लोहे की बनी हुई हैं और जो पुरुष हैं वो जो है प्योर गोल्ड के बने हुए हैं। सो यू आर आस्किंग मी व्हाट आई मीन। तो आप मेरे से पूछ रहे हैं मेरे कहने का मतलब क्या है। सो आई मीन वंस अ वुमन्स हस्बैंड हैज़ डाइड, व्हाट्स इन स्टोर फॉर हर। वो पूछ रहे हैं कि अगर किसी स्त्री का पति एक बार मर जाता है तो उसके लिए क्या रह जाता है आगे। अब आगे उसके साथ क्या होगा, उसकी दशा क्या होगी। तो वो बता रही हैं कि जब एक स्त्री का पति मर जाता है तो उसके बाद तुरंत जो आपका नाई है वो उसके खूबसूरत लंबे बाल, उसके उसके जो उसका सर है उससे तुरंत ही उसको छील के अलग कर देता है। ठीक है, बस क्यों? ताकि आपकी आंखें जो हैं वो ठंडी हो सकें। ओके, एंड शी शट आउट फ्रॉम गोइंग टू वेडिंग्स। अब उसके बाद उसके साथ क्या करते हैं भाई, पहले तो आपने उसके पूरे बाल छील दिए। ठीक है, तो आप सोचिए एक औरत के जब बाल ना हो सर पे तो किस प्रकार से लगेगी, उसके ऊपर क्या बीतेगी। और वो भी उतना काफ़ी नहीं था, उसके बाद आप किसी भी शादी समारोह में या किसी भी प्रकार के एक्सक्यूज़ मी, किसी भी प्रकार के उसको रिसेप्शन वगैरह में जाने से मना कर देते हैं। कोई भी पूजा पाठ का कार्यक्रम हो, ठीक है, वहाँ पे वो नहीं जा सकती है, जहाँ पे उस प्रकार की औरतें जाती हुई जो कि
विवाहित हों, ठीक है? यानी एक प्रकार से जिस स्त्री का पुरुष पति मर जाता था उसको जो है अ ऐसे समारोह में जाने की इजाज़त नहीं थी जहाँ पे कि आपकी विवाहित औरतें जाती थीं। ओके? तो वो पूछ रही हैं एंड व्हाई ऑल दीज़ रिस्ट्रिक्शंस? तो इस प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस आखिर हैं किस लिए? मतलब इसका कारण क्या है? रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई गई हैं? क्यों? क्योंकि उसका हस्बैंड मर चुका है? क्यों? क्योंकि वो अनलकी है? इल फेट इज़ रिटन ऑन हर फोरहेड। मतलब जिस प्रकार से आप एक औरत को उसके पति के साथ ज़िंदा जला देते हैं, तो आप ये सिद्ध करना चाहते हैं कि वो जो है बहुत ज़्यादा अभागी है और उसके माथे पे लिखा है कि ये अभागी औरत है, इसकी वजह से इसका पति मर गया है, ठीक है? तो इसीलिए इसका फेस जो है अब किसी को दिखना नहीं चाहिए। अगर उसका फेस किसी को दिख जाएगा तो वो फिर उसको बहुत बड़ा दुर्भाग्य उसके सामने खड़ा होगा, ठीक है? तो स्त्री पुरुष तुलना की कुछ पंक्तियाँ हैं जो कि ताराबाई शिंदे ने लिखी हुई हैं। ओके? तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एक बॉक्स है आपका इधर यहाँ पर लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। अब उस वक्त जो है आपका 19वीं शताब्दी के आसपास आपकी जो है छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी, ठीक है? 8-9 साल के बच्चे तो थे। तो उसके खिलाफ जो कानून बना था उसके बारे में आपको यहाँ बताया जा रहा है। विद द ग्रोथ ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड राइटिंग्स ऑन दिस इश्यूज द मोमेंटम फॉर रिफॉर्म गेन्ड स्ट्रेंथ। अब जैसे जैसे औरतों का एक ग्रुप बनता गया, मतलब उन्होंने अपने सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करना शुरू कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा इन मुद्दों पे उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, तो एक बहुत ही तेज़ी आई उनके काम में, समाज सुधार में, ठीक है? उसको बहुत ज़्यादा बल मिला। तो अब लोगों ने जो है ओपनली जो कस्टम थे, जो रीति रिवाज थे, उसको चैलेंज करना शुरू कर दिया। और इसमें बात कर रहे हैं वो चाइल्ड मैरिज की, जो बच्चों का शादी होता था। सो देयर वेर ए नंबर ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हु फॉट टू मेक अ लॉ प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिज, ठीक है? तो ऐसे बहुत से आपके लेजिस्लेचर्स थे आपके संसद में, जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी कानून की, ताकि वो आपके जो बच्चों की शादियां हो रही थी उसको रोक सके। तो अंततः इसी के प्रयास के अंतर्गत 1929 में द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट वाज पास्ड विदाउट द काइंड ऑफ बिटर डिबेट्स एंड स्ट्रगल्स दैट अर्लियर लॉज हैड सीन, ठीक है? तो 1929 में जो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट पास हुआ, तो इसको किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रगल या डिबेट का सामना नहीं करना पड़ा, जैसे कि पहले इसको देखना पड़ा था, ठीक है? तो 1929 में आपका इस पे पाबंदी लगाई गई और इसके अनुसार जो है इस एक्ट ने ये कहा कि अब कोई भी पुरुष है, अगर उसकी जो उम्र है यानी लड़का है, अगर उसकी उम्र 18 साल के नीचे है और कोई स्त्री है, उसकी उम्र जो है 16 साल के नीचे है, ओके? According to the act, no man below the age of 18 and woman below the age of 16 could marry, ठीक है? तो 18 साल से नीचे और 16 साल से नीचे, 18 साल से लड़कों के लिए और 16 साल से लड़कियों के लिए इस प्रकार से इन लोगों की शादी आपस में नहीं हो सकती है। और आगे जाके फिर इस उम्र की जो एक फासला था उसको बढ़ा दिया गया। फिर आगे जाके कह दिया गया कि 21 ईयर्स फॉर मेन एंड 18 फॉर वुमेन, ठीक है? अब ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसकी उम्र क्या है, मात्र 8 साल की बच्ची है ये, ठीक है? जिसको कि शादी कर दी गई है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए चाइल्ड ब्राइड एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। देखिए 20वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं ये, उस वक्त भी आपकी जो है बाल विवाह होता था। सो डिड यू नो दैट इवन टुडे ओवर 20% ऑफ गर्ल्स इन इंडिया आर मैरिड बिलो द एज ऑफ 18, ठीक है? इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी ये जो आपका एक कुरीति है पूरी तरीके से अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। अब देखिए, सम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स वी हैव बीन डिस्कसिंग आल्सो क्रिटिसाइज्ड कास्ट इनइक्वालिटीज। तो अभी तक हम बात कर रहे थे स्त्रियों को लेकर, ठीक है, उनकी दशाओं को लेकर। इसके अलावा फिर हमने एक बात की भेदभाव की, वो आपको लेकर है, जिसकी हम बात करते हैं कास्ट की, ठीक है? तो अभी राजा राममोहन राय जो थे, इन्होंने जो है एक पुरानी बुद्धिस्ट टेक्स्ट थी, ठीक है, बौद्धिस्ट टेक्स्ट को उठाया और उसको ट्रांसलेट किया इन्होंने। और क्यों ट्रांसलेट किया? क्योंकि ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थी इसने आलोचना की थी कास्ट सिस्टम की, ठीक है? जो ये जाति व्यवस्था है उसकी आलोचना की थी इस बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने, तो उसको उठा के राजा राममोहन राय ने ट्रांसलेट किया। अब देखिए, द प्रार्थना समाज adhered टू द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति दैट बिलीव्ड इन स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट। अब देखिए, जो प्रार्थना समाज था, ठीक है, तो ये जो है भक्ति से जुड़ा हुआ था। अब भक्ति जो है वो किस बात में विश्वास करती थी? भक्ति इस बात का समर्थन करती थी कि जितने भी कास्ट हैं वो सारे बराबर हैं, कोई भी ऊंचा और नीचा नहीं है। अब देखिए, इन बॉम्बे द परमहंस मंडली was founded in 1840
to work for the abolition of caste। अब इसी के तहत जो है 1840 में जो है आपकी परमहंस मंडली स्थापित की गई और इन्होंने जो है कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए काम करना शुरू किया। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। सो मैनी ऑफ दीज रिफॉर्मर्स एंड मेंबर्स ऑफ रिफॉर्म एसोसिएशंस वेयर पीपल ऑफ अपर कास्ट। अब देखिए इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो कास्ट सिस्टम के विरोध की बात कर रहे हैं वो खुद जो है अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये खुद ही जो रिफॉर्म एसोसिएशन के मेंबर हैं ये खुद अपर कास्ट के लोग हैं। So often in secret meetings, these reformers would violate caste taboos on food and untouched in an effort to get rid of the hold of caste prejudice in their lives। देखिए, अब ये जो ऊंची जाति के लोग जिनको कहा जाता था, इन्होंने रिफॉर्म एसोसिएशंस की फॉर्म की थी। इनकी जो सीक्रेट मीटिंग्स होती थी, ठीक है, जो गुपचुप ये लोग मीटिंग्स किया करते थे, उसमें जो है ये क्या करते थे, जो निचले तबके के लोग हैं जिनको कि दलित कहा जाता था, नीची जाति के लोग कहा जाता था, वहाँ जाके ये लोग क्या करते थे, खाना खाया करते थे, उनके साथ में उठा बैठा करते थे, ताकि वो जो एक पुरानी जो एक धारणा बनी हुई थी कि भाई हमको इस प्रकार की जाति के लोगों से छूना नहीं चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, तो उस धारणा को ये लोग जो है तोड़ना चाहते थे। ठीक है, तो उसका विरोध करते थे इन मीटिंग्स में। सो नाउ देयर वर ऑल्सो अदर्स हु क्वेश्चनड द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सोशल ऑर्डर। इसके अलावा और भी बहुत से लोग थे जो कि ये जो एक श्रेणी बनी हुई थी, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य की, तो उसके खिलाफ जो है लोग आवाज उठाते थे। ठीक है, क्वेश्चनिंग करते थे। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th सेंचुरी क्रिश्चियन मिशनरीज बिगैन सेटिंग अप स्कूल्स फॉर ट्राइबल ग्रुप्स एंड लोअर कास्ट चिल्ड्रन। इसी के तहत अब जो है आपकी 19वीं शताब्दी तक जो आपके जो क्रिश्चियन मिशनरीज हमारे देश में आए थे, उन्होंने जो ट्राइबल ग्रुप्स थे और जो लोअर कास्ट के बच्चे थे उनके लिए स्कूल खोलना शुरू किया ताकि उनको भी शिक्षित किया जा सके, वे भी अपने अधिकारों को समझें और हम उनको इस लायक बनाएं ताकि वो बाकी कास्ट के या बाकी सामाजिक वर्गों के बराबर में अपने आप को ला सकें। सो दीज चिल्ड्रन वेयर दस इक्विप्ड विद सम रिसोर्स टू मेक देयर वे इनटू अ चेंजिंग वर्ल्ड। ठीक है, तो जिस प्रकार से समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, तो ये जो बच्चे हैं जो निचले तबके के माने जाते हैं ताकि वो भी इसमें बराबर से स्ट्रगल करके ऊपर आ सकें। Now, at the same time, the poor began leaving their villages to look for jobs that were opening up in the cities। अब देखिए दूसरा इन्होंने मुद्दा उठाया कि ठीक इस वक्त जो इतनी बातें चल रही हैं आपकी सामाजिक डिफरेंसेस को लेकर, स्त्रियों की दशा को लेकर, कास्ट इनइक्वालिटीज़ को लेकर, तो उसी वक्त जो एक और जो एक घटना हो रही थी, इसमें जो गाँव में जो बहुत गरीब लोग थे, उन्होंने जो है अपना गाँव छोड़ना शुरू किया ताकि वो अपने जॉब खो सकें। ठीक है, क्योंकि आपके जो सिटीज़ थे, वहाँ पे बहुत तेज़ी से आपकी फैक्ट्रीज़ खुल रही थी। तो फैक्ट्रीज़ खुलने का मतलब क्या होता है, भैया फैक्ट्रीज़ खुली हैं तो आपको लेबर चाहिए। तो और आपकी जो म्यूनिसिपैलिटीज़ में आपकी जॉब लग गई थी, तो बहुत सारे लोग जो है शहरों की तरफ भागने लग गए ताकि उनको काम मिल सके। ठीक है, तो जो आप जैसे पहले के चैप्टर में पढ़ चुके हैं एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़, ठीक है, कैसे जो आपके शहर नए-नए बस रहे थे, तो यहाँ पे जब नए शहर बनाए गए तो यहाँ पे मज़दूरों की डिमांड बहुत बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नालियाँ खोदने का काम, सड़कें बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, ठीक है? शहरों को साफ़ करना, तो इसमें इस प्रकार के जो काम थे उसके लेबर की माँग थी। अब यहाँ पे कुली चाहिए होते थे सामान उठाने के लिए, खुदाई करने के लिए और आपके जो ब्रिकलेयर्स थे, ठीक है? उसको उठाने के लिए, सीवेज क्लीनर्स, स्वीपर्स, झाड़ू मारना, फिर आपका जो पालकी उठाने वाले, रिक्शा खींचने वाले। तो अब इतने सारे जो काम हैं, तो इसके लिए लेबर यानी मज़दूर कहाँ से आएँगे? तो मज़दूर आते थे वे गरीब जो कि गाँव से और छोटे-छोटे टाउन से आया करते थे काम की तलाश में और इसमें से सबसे ज़्यादा लोग रहा करते थे सो कॉल्ड लो कास्ट के। ओके, सुनाओ, तो ये जो लो कास्ट के लोग थे, इन लोगों ने शहरों की तरफ भागना शुरू किया काम की तलाश में। सुनाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर की डिमांड थी। एंड इसमें से कुछ लोग जो है वो प्लांटेशंस के काम में भी गए, जैसे कि पहले के चैप्टर में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पे प्लांटेशन के काम होते थे आपके, जैसे आसाम है, मॉरिशस है, ट्रिनिडैड है, इंडोनेशिया है, तो लोग अपना देश छोड़ के दूसरे देश की तरफ जाने लग गए। एंड दे वर्क इन द न्यू लोकेशंस वेयर ऑफन वेरी हार्ड, लेकिन इनके लिए नई जगह पे नई दिशाओं में काम करना इतना आसान नहीं था। बट द पुअर, द पीपल फ्रॉम लो कास्ट saw this as an opportunity to get away from the oppressive hold that upper caste landowners exercised over their lives and the daily humiliation they suffered। देखिए बहुत बड़ी चीज़ इसमें आई है। ठीक है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आखिर क्या बात थी कि ये
इतनी पीढ़ियों से जो एक गाँव में रहते चले आ रहे थे, वो क्यों अपने गाँव छोड़ के नई जगह में, नए इस प्रकार के कामों में जाके अपनी ज़िंदगी जो है ये लोग झोंकने को तैयार थे। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान थे ये कास्ट सिस्टम से। क्योंकि यहाँ पे जो बड़े-बड़े ज़मींदार थे, जो अपने आप को ऊँचे कास्ट का माना करते थे, वो इनका बहुत बुरी तरीके से शोषण कर रहे थे। तो ये बेचारे इनसे बचने के लिए और अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव करने के लिए, जो रोज़-रोज़ के जो इनका एक ह्यूमिलिएशन हो रहा था, शोषण हो रहा था, उससे बचने के लिए लोगों ने शहरों की तरफ भागना शुरू कर दिया। ठीक है, अभी देखिए ये जो आपका फिगर 9 है, ये आपको एक शिप दिखाई गई है। तो अब ये शिप जो है ये 19th सेंचुरी का एक पिक्चर है, ओके। एंड ये शिप एक्चुअली है क्या, इसमें बहुत सारे लेबर जो है वो भर के जो है आपके ले जाए जा रहे हैं मॉरिशस की तरफ, जहाँ पे कि उनसे प्लांटेशंस में काम कराया जाएगा। सो दिस कुली शिप named John Allen. It carried many Indian laborers to Mauritius, where did they a variety of forms of hard labor, and most of these laborers were from the low caste. ठीक है, अब देखिए, अभी आपका एक बॉक्स और है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। So now the who could produce shoes. अब देखिए जूते बनाने का काम जो है एक बहुत ही नीची दृष्टि से देखा जाता था उस टाइम। ठीक है, क्योंकि चमड़े के जूते बनाए जाते थे। तो अब देखिए लेदर वर्कर्स हैव बीन ट्रेडिशनली हेल्ड इन कंटेम्प्ट सिंस दे वर्क विद डेड एनिमल्स विच आर सीन एज डर्टी एंड पॉल्यूटिंग। देखिए जूते सबको पहनने होते हैं, बिना जूते के किसी का काम नहीं चलता, लेकिन वही जूते जो लोग बनाते हैं उसको हम लोग निचली निगाह से देखते हैं, ओके। तो चूंकि वो चमड़े का काम करते थे, क्योंकि जब एनिमल्स मर जाते थे उनकी चमड़ी खींच के उसके उसकी चमड़ी से लोग जूते बनाते थे, तो इसीलिए जो है इस काम को गंदा कहा जाता था और पल्यूटिंग कहा जाता था कि भाई जो लेदर वर्क करने वाले हैं उनके संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो अब जो आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस वक्त क्या हुआ था, जूतों की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ी थी, क्योंकि आर्मीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए थी, उसमें बहुत तेज़ी से लोग मिलिट्री में शामिल हो रहे थे, सैनिक बन रहे थे, तो जूतों की डिमांड बढ़ी थी। तो इस वक्त में जो है जूतों की डिमांड बहुत तेज़ी से ऊपर आई। सो कास्ट प्रेजुडिस अगेंस्ट लेदर वर्क मेंट that only the traditional leather workers and shoemakers were ready to supply army shoes. Okay, तो कास्ट प्रेजुडिस अगेंस्ट लेदर वर्क, ठीक है। अभी लेदर वर्क के खिलाफ जो एक जो टैबू था, लोगों के मन में जो एक भेदभाव की भावना थी, ठीक है, इसका मतलब ये निकला कि उस वक्त में जो सिर्फ आपके पारंपरिक जूते बनाने वाले थे, जो लेदर का काम करने वाले थे, ठीक है, वो ही रेडी हुए आपके आर्मी को जूते देने के लिए। सो दे कुड आस्क फॉर हाई प्राइसेस एंड गेन इम्प्रेसिव प्रॉफिट्स, ठीक है। तो अब ये इस मौके का फायदा आराम से उठा सकते थे कि भाई क्योंकि हम ही हैं जो जूते बनाते हैं, ठीक है। और आप हमारे साथ जो भी सामाजिक भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इनको ये पूरा एक अपॉर्चुनिटी था ताकि खूब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें, ताकि वो प्रॉफिट गेन कर सकें, ठीक है। अब देखिए ये मडिगाज, मडिगाज मतलब आपकी एक कम्युनिटी है जूते बनाने वालों की, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टेस्ट में पूछा जाता है और अक्सर बच्चे जो हैं इसको मिस कर जाते हैं। कई बार 1 मार्क्स क्वेश्चन में, 2 मार्क्स क्वेश्चन में टीचर्स पूछ लेते हैं हु वेयर मडिगाज और एक्सप्लेन व्हाट यू मीन बाय मडिगाज। सो व्हाट हु आर मडिगाज, मडिगाज वेयर द मडिगाज विद द पीपल और द कम्युनिटी हु वेयर मेकिंग शूज इन 19th century इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में जूते बनाते थे, उनको मडिगास कहा जाता था। So they were an important untouchable caste of present day Andhra Pradesh. They were experts at cleaning hides, tanning them for use and sewing sandals, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा एक स्किल थी इनके अंदर कि किस प्रकार से जो है चमड़े से उसको साफ करना, ठीक है, उसकी सफाई करना और उसको सील के जो है तरह तरह के जूते बनाने के लोग प्रख्यात थे। सो नाउ देयर वर अदर जॉब्स टू। The army, for instance, offered opportunities. A number of Mahar people who were regarded as untouchable found jobs in the Mahar regiment. The father of B.R. Ambedkar, the leader of Dalit movement, taught at an army school, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अलावा दूसरे जॉब्स की भी बात कर रहे हैं, जैसे आर्मी में और बाकी भी काम थे, ठीक है। तो इसमें बहुत से ऐसे महार लोग थे जिनको कि अनटचेबल कहा जाता था, उनको भी जो है महार रेजिमेंट में काम दिया गया, मतलब महार रेजिमेंट के अंतर्गत जो है इन्हीं लोगों को शामिल किया जाता था, तो उसका नाम रखा गया था महार रेजिमेंट। अब हमारे जो बी आर अम्बेडकर साहब के उनके थे, उनके जो पिता थे, ठीक है, द फादर ऑफ बी आर अम्बेडकर, द लीडर ऑफ दलित मूवमेंट, टॉट एट एन आर्मी स्कूल, ठीक है। आर्मी स्कूल में पढ़ाने के काम के बारे में आपको इसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने उसमें पढ़ाया था, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम एक बॉक्स और उठा लेते हैं। अब देखिए नो प्लेसेस इनसाइड द क्लासरूम। अब ये दलितों की एक और दशा आपको यहाँ बताई जा रही है। अब जैसे दलित हैं तो भाई छुआछूत इनके साथ किया जाता था। तो अब ये बता रहे हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो है इन 1829
अब इसमें जो अछूत माने जाए लोग थे, ठीक है, जो उनके बच्चे थे, उनको जो इस प्रकार की परमिशन नहीं थी कि वो सरकारी स्कूलों में जा सकें। और अगर बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से डिमांड भी आती थी कि भई हमको भी पढ़ने दीजिए, शिक्षित होने दीजिए, तो उनको ये कहा जाता था कि आप क्लासरूम के बाहर वरांडा में बैठिए और वहाँ पे बस आप लेसन्स को सुनिए, ठीक है? विदाउट पॉल्यूटिंग, मतलब आप अगर रूम में घुसेंगे तो बाकी जो ऊँचले कास्ट के जो बच्चे बैठे हैं, जो लड़के बैठे हैं अपर कास्ट के, वो जो हैं दूषित हो जाएँगे। तो उनको दूषित होने से बचाने के लिए आप क्लासरूम के बाहर बैठ के सिर्फ़ लेसन्स को सुनते रहिए, ठीक है? नाउ दिस इज़ अ पिक दुबलास ऑफ गुजरात कैरिंग मैंगोज़ टू द मार्केट। अब देखिए दुबलास क्या हैं? ये जो हैं मज़दूरी का काम करते थे अपर कास्ट लैंड ओनर्स के लिए। गुजरात की बात की जा रही है, दुबलास ऑफ गुजरात। छोटी-छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? सो नाउ डुब्लास लेबर्ड फॉर अपर कास्ट लैंड ओनर्स कल्टिवेटिंग देयर फील्ड, ठीक है। तो दुबलास कौन थे? सो दे बिलोंग टू गुजरात। इनका काम क्या था? ये अपर कास्ट लैंड ओनर्स के लिए उनके खेतों में काम किया करते थे और उनके घरों के जो भी काम थे वो सारे ये निपटाया करते थे। ओके, तो इनको भी जो है दलित वर्ग में शामिल किया जाता था। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। इसको हम लोग अब अगली क्लास में लेंगे। एंड आई होप व्हाट आई हैड टॉट इन टुडेज क्लास इट हैज़ बीन क्लियर टू यू। तो अब आज मैंने जो भी पढ़ाया है उसको आप समराइज़ कीजिएगा और अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे एंड दैट टॉपिक इज़ योर डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, ठीक है। तो अब अगली क्लास तक हम लोग अब फिर मिलेंगे एंड टिल दैट टाइम सी यू, बाय बाय।